हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो चलिए हम लोग अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग 2015 में जो री एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 48 से लगभग 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां तक डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले की जो वीडियोस हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जो अपर प्रीलिम्स का एग्जाम होना है 12 अक्टूबर को, उसको टारगेट करते हुए जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस में वो डिस्कस कर रहे हैं और व्याख्या के साथ। ठीक है, तो चलिए इसी के क्रम में आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। यहाँ केवल और केवल काम की चीजें डिस्कस होती हैं, फालतू की कोई बकवास आपको नहीं मिलेगा। एक सेकंड भी आपका बेवजह जाया नहीं होता यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखिए कहाँ से पूछा गया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से पूछा गया है, यानी कि भारतीय संविधान और राज व्यवस्था। ठीक है, तो प्रीलिम्स में आप देखें इसका मतलब अपर प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा रोल होता है। 15 से 20 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। हालांकि आरओ में इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अपर प्रीलिम्स इससे ढंग का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाला है, कथन कारण का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कूट क्या है, पहले कथन देख लेते हैं फिर देखेंगे कूट। तो असर्शन यानी कि ए क्या कह रहा है कि इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत में लिखित संविधान है। तो ये बात तो एकदम सबको पता है कि भारत देश का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो शायद ही किसी से रॉन्ग हो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला में मतलब कि जो रीजन है वो क्या दे रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज इज एन इंडिकेटर ऑफ रीजनल एस्पिरेंट्स। ठीक है, एस्पिरेटर्स है वो एस्पिरेंट्स नहीं है। तो देखिए क्या करें कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। ठीक है, और इसके बाद चलिए कूट देख लीजिए। कूट में आपसे वही कूट होगा घिसा पिटा वाला कि ए और आर दोनों सही है, और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। और दूसरा देखें, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरे में करें ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा देखिए ए गलत है परंतु आर सही है। तो आप देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि कथन भी अपने आप में सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी कि जो ए और आर दोनों सही हैं किंतु जो आर है यानी कि जो रीजन है ना वो असर्शन का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। चलिए आगे देखिए, तो भारत का संविधान ये विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ये तो हम सबको पता ही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, ये बात भी सही है। क्षेत्रीय दल जनता को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं, तो दोनों बातें एकदम ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ बारिश एकदम स्टार्ट है। चलिए कह रहे हैं प्रस्तावना संघ और जो मतलब प्रस्तावना इसके साथ संघ, राज्य क्षेत्र, नागरिकता और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और साथ में जो डीपीएसपी है, इन सब से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखिए। और ये बहुत ही कोर टॉपिक है पॉलिटी के, इससे क्वेश्चंस हमेशा ही बनते हैं। हालांकि दिन प्रतिदिन इसका जो लेवल है ना वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्वेश्चन पूछने का जो नेचर है वो चेंज होता जा रहा है। चलिए कह रहे हैं कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देख लीजिए कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें क्या क्या सम्मिलित है। पहला ऑप्शन क्या है, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये तो एकदम ठीक है, ये तो सम्मिलित है। कह रहे हैं हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और परिरक्षण करना, तो ये भी शामिल है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, तो ये गलत हो जाएगा। आप देखिए ये डीपीएसपी का हिस्सा है। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों के जो गठन की बात है वो डीपीएसपी का हिस्सा है और ये आर्टिकल 40 से संबंधित है, तो यही सी वाला रॉन्ग है, बाकी सब ठीक है। और डी में देखिए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, तो ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का ही हिस्सा है। ठीक है, तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये आप देखिए जब हमारा संविधान बनकर के लागू हुआ था उस टाइम पे ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे। आगे चल करके 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आप देखें कि हमारे संविधान में एक पार्ट जोड़ा गया, और वो पार्ट कौन सा था, तो ये था पार्ट 4A यानी कि भाग 4A, और आर्टिकल इसमें जोड़े गए 51A। ठीक है, तो वहीं से जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारे संविधान का हिस्सा बनी है। ठीक है, तो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आगे कुछ नहीं देखते। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। ठीक है,
तो आपको पता होगा कि जो हमारे मतलब कि 5 आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो आपको आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मिलते हैं, उसमें ऐसे 5 आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अन्य किसी को नहीं। और वो आर्टिकल्स कौन से हैं? तो ये आर्टिकल हमारे हैं कौन से? तो 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो ये वो आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, कह रहे हैं कि कौन सा विदेशियों को नहीं प्राप्त है, यानी कि भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं मिलता है, केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है। तो चलिए कह रहे हैं कि विधि के समक्ष समानता, तो ये अनुच्छेद 14 में है, ये तो सबको मिलता है, तो ये तो नहीं होगा। कह रहे हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये देखिए आर्टिकल 19 से है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 से संबंधित है, इसका उत्तर यही वाला हो जाएगा, बी वाला ही, ठीक है। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, ये भी नहीं होगा। मतलब कि धर्माचरण की स्वतंत्रता, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए, अगर आप लोगों ने आरओ का पेपर देखा होगा तो इस बार ना ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आरओ में, ठीक है। मतलब कौन सा वो आर्टिकल है जो इससे संबंधित है, तो वो 25 से 28 के मध्य है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं, इसका जो उत्तर है वो हमने आपको बता दिया। तो यहाँ देखिए, विचार तथा व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 19A के मतलब अनुच्छेद 19(1) में लिखा हुआ मिल जाएगा। और विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वो भी मतलब केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारत में रहने वाले जो विदेशी लोग हैं उनको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है, ठीक है। चलिए, और इसके तहत जो हमने आपको बताया कि टोटल 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। आगे देखिए, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका आपात उपबंध से जो क्वेश्चन बना हुआ है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। अचानक से मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया, खैर। तो चलिए, कुल मिलाकर के ना जो अवशिष्ट सूची के विषय है ना, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो आपको पता होगा कि जो अवशिष्ट सूची है ना, उन विषयों पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारी संसद यानी कि जो केंद्र है उसको है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी अनुसूची 7 है, मतलब 7वां जो स्केड्यूल्ड है, उसमें आपको 3 प्रकार की सूचियां मिलती हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय, अब जैसे समय जैसे टाइम बदलता जाता है, कुछ ना कुछ नई नई चीजें आती जाती हैं। जैसे साइंस में ही देख लीजिए, अभी AI आ गया है। तो अगर AI पहले तो था नहीं जब हमारा संविधान बना था, तो कैसे उसको किसी सूची में जगह दे दी जाती। तो इस वजह से आप देखें कि जैसे जो नई नई चीजें आती हैं जिनको कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि इस सूची का विषय है, तो उसे ना अवशिष्ट सूची का विषय मान लिया जाता है। तो उसी के साथ फिर अवशिष्ट सूची से संबंधित जो भी विषय होंगे उस पे कानून बनाने का जो हक है वो किसको होगा? वो केंद्र सरकार को होगा। तो वही क्वेश्चन कुल मिलाकर ये पूछ रहे हैं, बस पूछने का तरीका अलग है। तो संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त जो भी विषय होंगे उस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारी पार्लियामेंट को होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो कौन सी चीज है जो भारत के संघीय जो संविधान है या भारत का जो संविधान है उसका संघीय लक्षण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखें तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, तो ये तो है, ठीक है, तो ये तो फेडरल फीचर है। और दूसरा क्या है कि पूर्ण रूप से लिखित संविधान, तो ये भी फेडरल फीचर है। तीसरा कह रहे हैं सिंगल सिटीजनशिप, तो कह रहे हैं इकहरी नागरिकता। तो आप देखें कि ये जो है ना, मतलब कि फेडरल फीचर में नहीं आता है। सामान्यतः आप देखेंगे जो भी फेडरल फीचर वाली कंट्रीज हैं वहाँ पे ना दोहरी नागरिकता की बात की जाती है। जैसे अगर US की बात की जाए तो वहाँ देखिए दोहरी नागरिकता है, वहाँ केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग नागरिकता मिलती है। पर अपने यहाँ देखें, अपने यहाँ केवल और केवल नागरिकता जो मिलती है वो इकहरी नागरिकता है, यानी कि आप चाहे किसी भी स्टेट या UT से बिलोंग कर रहे हो, आप नागरिक केवल और केवल भारत के ही कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब कि अंडमान निकोबार के नागरिक हैं, नहीं, आप वहाँ के निवासी हैं, ना कि वहाँ के नागरिक हैं। और हमसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नागरिकता का प्रावधान है वो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो ध्यान देख लीजिए। ये पहली बात तो भाग 2 में है, ठीक है, तो नागरिकता पार्ट 2 में है। और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल आपको 5 से 11 तक मिल जाएगा, ठीक है। चलें, तो इकहरी नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, क्योंकि संघात्मक राज्यों में सामान्यतः आप दोहरी नागरिकता की जो व्यवस्था है वो देखेंगे। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी फेडरल फीचर्स जो है होते हैं, ठीक है। चलें,
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 53 नंबर का। कह रहा है निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। ये आरओ भी क्वेश्चन पूछ चुका है और यूपी पीसीएस ने भी पूछा हुआ है। तो आप देखिए इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए आप देखें कि जो महाराष्ट्र है उसने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 को लागू करके लोकायुक्त की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाला पहला स्टेट बनने का गौरव प्राप्त किया। ठीक है, आगे देखें। कह रहे हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शंस देखें। प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्रपति तो एकदम ठीक बात है, मिनिस्टर बिल्कुल नहीं, संसद बिल्कुल नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि प्रेसिडेंट में। ठीक है, तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है, वो होती है हमारे राष्ट्रपति में। ठीक है, तो आप देखें अनुच्छेद 53, तो ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि मतलब भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है वो किस में, मतलब कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यदि अनुच्छेद 52 की बात करें तो उसमें यही बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और आगे देखें कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है इसको अपनाया गया है, अतः नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के मतलब तहत आती है, तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जो है वो वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, तो जो काम धंधे होते हैं वो सब राष्ट्रपति ना करके प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन जो भी साइन वगैरह करना होता है तो वो सब राष्ट्रपति द्वारा, मतलब राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। चलिए, कह रहे हैं द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो ऑप्शंस क्या है, यानी कि भारतीय संसद में शामिल हैं, क्या शामिल है। तो आप चलिए देखिए, केवल लोकसभा बिल्कुल नहीं, राज्यसभा बिल्कुल नहीं, लोकसभा और राज्यसभा हाँ ये ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ये भी कंप्लीट नहीं है। तो हो जाएगा हमारा उत्तर डी वाला, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप देखिए जो हमारा मतलब कि हमारी संसद है वो 3 लोगों से मिलकर के बनती है, यानी संसद के टोटल 3 अंग होते हैं। कौन कौन, तो एक तो हो जाएंगे हमारे राष्ट्रपति, जिनका जो वर्णन है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हमारे अनुच्छेद 52 में। ठीक है, और दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। तो इसको ना जो संसद है इसको याद करने के लिए एक मतलब ट्रिक होती है, वो होती है सरला। क्या होता है, सरला, जिससे आपको पता चलता है कि जो संसद है वो अनुच्छेद 79 में है, मतलब इसकी बातचीत की गई है। फिर उसके बाद राज्यसभा की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 80 में है, और ला यानी लोकसभा की जो व्यवस्था है ये आपको अनुच्छेद 81 में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और अभिन्न अंग होते हैं कौन, हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, बिना राष्ट्रपति के संसद कंप्लीट नहीं होगी। कभी कभी ना हमसे पूछ लेते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो राष्ट्रपति हैं ना तो वो लोकसभा के सदस्य हैं ना वो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो तो संसद के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं आपसे, तो संविधान का जो अनुच्छेद 79 है उसके अनुसार भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के होता है। ठीक है, चलिए अब नियंत्रक लेखा परीक्षक से क्वेश्चन हमेशा ही बनता रहा है, तो इस बार भी बना रहा है। देखिए, संघ राज्य संबंध प्रशासन जम्मू कश्मीर और साथ में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो इन सबसे क्वेश्चन हमेशा ही बनते रहे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और बारिश की जो मतलब की बूंदें हैं वो चारों तरफ से शोर मचा रही हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि मैं प्रयास करूंगी कि ना ही सुनाई दे। चलिए ऑप्शंस देखें, भारत के प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर भारत के महान्यायवादी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में आप देखें उपराष्ट्रपति, यदि वो भी उपस्थित नहीं है तो भारत के जो CJI हैं उनके द्वारा कार्य संभाला जाता है। यदि प्रधान न्यायाधीश भी अनुपस्थित हो, यानी कि पता चला कि CJI भी उपस्थित नहीं है, तो फिर कौन आएगा, तो जो न्यायालय में कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति का कार्य जो है वो देख लेंगे। वैसा थोड़ी ना है कि सारे के सारे जज छुट्टी पे चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। चलिए इसका प्रावधान जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में किया गया है। ठीक है, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। असर्शन के बाद रीजन क्या कह रहे हैं कि उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए धारित करता है। तो चलिए
कूट में क्या दिया गया है कि ये सही है, आर गलत है। दूसरा देखिए ए गलत है, आर सही है। तीसरा है ए आर दोनों सही है, जबकि चौथा है कि ए बी दोनों गलत है। तो उत्तर देखिए सी हो जाएगा, ठीक है, ए आर दोनों सही है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वो व्यक्ति होते हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हों, और ये कथन सही है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 या 70 वर्ष बताया गया है, ठीक है। अगर कुछ फेरबदल हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो ये कर दिया गया। और ये भी प्रावधान किया गया है कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जो है वो नियुक्त हो सकता है, ठीक है। चलें, अगले क्वेश्चन में क्या है कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और ये उसका प्रयोग करेगा। तो ये कौन सा आर्टिकल है, अब बताइए। ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 100, ठीक है। चलिए, तो जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 है ना, इसमें ये उपबंध किया गया है कि यदि मत बराबर हैं तो जो हमारे स्पीकर हैं वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल जो मत है वो नहीं देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे हैं कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत अर्थात किसके द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन देखें, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के अध्यक्ष। तो इसमें ना 2 ऑप्शन में बड़ा कंफ्यूजन होगा लोगों को। जानते हैं कौन कौन? एक तो राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा स्पीकर। क्यों? क्योंकि दोनों ही इससे संबंधित हैं। और कैसे संबंधित है ये देखिए। तो आर्टिकल 108 के तहत जो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त जो अधिवेशन है यानी संयुक्त जो बैठक है वो बुलाया जाता है, वो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। तो बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, किंतु अगर कहें कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं तो अध्यक्षता जो है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, आर्टिकल 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा उसको समन किया जाता है या आहूत किया जाता है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है तो वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि राष्ट्रपति के कुछ अन्य जो विधायी शक्तियां हैं वो बताई गई है। लोकसभा का विघटन करना, संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाना और उसका सत्रावसान करना। तो इससे हमें एक पॉइंट और क्या पता चल रहा है कि जो संसद का मतलब कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो उनकी कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है तो उनकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे हैं कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आरओ ने भी पूछ रखा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए, मौलिक अधिकार, संवैधानिक, प्राकृतिक या वैधानिक अधिकार। तो अब देखिए लीगल राइट, ठीक है। तो ये आंसर की जो है आयोग ने इसका उत्तर बी और डी दोनों मान लिया है। और तो आप भी जाने रहिए, वैसे दोबारा नहीं पूछना चाहिए अगर इस तरह के जो है उल्टे सीधे उत्तर इनको देने हैं तो, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए देखिए, भारत में जो है वोट करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। मत देने का अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्राप्त होता है। इस अधिकार का उल्लेख 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आप देखें तो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी नागरिक जो है वो मत दे सकते हैं। और इसके पहले आप देखें यानी कि जब तक 61वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था उसके पहले जो 21 साल की उम्र क्रॉस कर लिए होते थे ना, केवल वही लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद इसकी उम्र जो सीमा है वो घटा दिया गया, ठीक है। और आप देखें कि सभी नागरिक को मत देने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 326 के तहत मतलब कि क्या कहते हैं प्रदान किया जाता है। तो एक तरीके से ये एक संवैधानिक अधिकार भी हो गया क्योंकि संविधान में इसकी चर्चा की गई है, जबकि आयोग ने इसका उत्तर देखिए डी मतलब बी और डी दोनों ही मान रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कह रहे हैं कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया था। तो कहाँ किया गया था? अब तो खत्म ही हो चुका है 104वें संविधान संशोधन के बाद से। फिलहाल के लिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब था, तो उसका उत्तर हो जाएगा 331। अब हमारे काम का ये नहीं रह गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियंस जो समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनयन किया जाता था उसके प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की? मतलब इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा सा मतलब कि लैंग्वेज में फेरबदल करके कि क्या ही बताया जाए। तो इसका उत्तर जाने रहिए डायरेक्ट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मूल संरचना या मूल ढांचे का सिद्धांत है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में आया था, ठीक है। आगे देखिए
कह रहे हैं कि संसद में शून्यकाल का समय क्या है। तो ये शून्यकाल जो है ना, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शंस देखें, कह रहे हैं सुबह 9 बजे से 10 बजे, बिल्कुल भी नहीं। 10 से 11 बिल्कुल नहीं। 11 से 12 ऐसा भी नहीं है। इसका हो जाएगा दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो ठीक हो जाएगा। और आपसे अगर कोई कहे कि संसद में जो शून्यकाल की व्यवस्था है वो हमने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के लिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये अपने भारत देश का नवाचार है। इसको हमने कहीं से भी प्रेरणा लेकर के नहीं अपने संविधान में रखा। ठीक है, चलिए। तो संसद में शून्यकाल का जो समय हो 12 बजे से 1 बजे तक है। क्या आप लोगों को पता है कि वो कौन सा स्टेट है जिसने अपने यहाँ जो उनकी विधानसभा है उसमें शून्यकाल की व्यवस्था की है? अगर आप लोगों को पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हालांकि उन्होंने 1 घंटे का जो है शून्यकाल ना रख करके क्या रखा हुआ है, आधे घंटे का रखा हुआ है। कमेंट करिए जरा, देखो तो करंट अफेयर पढ़ते हैं कि नहीं। तो चलिए, 12 बजे से 1 बजे तक होता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय है वो शून्यकाल कहा जाता है। यद्यपि शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में आप देखें तो कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं न्याय व्यवस्था संघ और राज्य से क्वेश्चन बना हुआ है। जुडिशियल सिस्टम, सेंटर एंड स्टेट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है तो ये हो जाएगा मैंडेमस, को वारंटो, हैबियस कॉर्पस या प्रोहिबिशन। तो ये हो जाएगा अपना हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आप लोगों को ये जो मतलब कि रिट है वो नहीं समझ आता तो हमने अपने इसी चैनल पे आर्टिकल 32 करके एक वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग उसको देख करके आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि मतलब कि क्या है अनुच्छेद 32 और उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाने वाली 5 प्रकार की रिट। ठीक है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, आर्टिकल 32 जुनून पढ़ाई का। बस इतना ही करेंगे तो फटाक से आपको मिल जाएगा वो हमारा वीडियो। चलिए, तो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो जारी की जाती है। इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय बंदीकरण करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी किए गए व्यक्ति को सशरीर नियत स्थान तथा नियत समय पर उपस्थित करे। न्यायालय उस विवाद को सुनेगा। यदि उसका बंदीकरण अवैध पाया गया तो फिर वह शीघ्र आदेश जारी करेगा। ठीक है, चलिए निर्वाचन आयोग और राजभाषा की यदि हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन और ऑफिशियल लैंग्वेज से क्या क्वेश्चन बना हुआ है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो असर्शन में क्या है कि द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो बात तो ठीक ही कह रहे हैं कि राज्य का जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक प्राधिकरण है, तो एकदम ठीक बात है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि इलेक्शंस टू रूरल लोकल बॉडीज आर ओवरसीज बाय द इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के जो निर्वाचन है उस पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आरओ ने पूछा हुआ है जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें। ठीक है, तो कूट क्या है, वही घिसा पिटासा ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, गलत है ए, आर सही है, और लास्ट है कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, कि ए तो सही है परंतु आर गलत है। क्यों गलत है तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। कह रहे हैं कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो अगर ग्रामीण चुनाव पर यानी कि जो स्थानीय चुनाव है उसको निर्वाचन आयोग के द्वारा ही देखना है, तो ये राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन क्यों किया गया है? घास छिलने के लिए। सॉरी, हाँ मजाक की बात है। तो कुल मिलाकर के आपको याद रहे इस वजह से बता रहे हैं कि राज्य का जब अपना निर्वाचन आयोग है तो जाहिर सी बात है कि गांव के जो चुनाव हैं, जो पंचायत के चुनाव हैं, जो वो सब उन्हीं के द्वारा देखे जाएंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए राज्य निर्वाचन आयोग कैसा प्राधिकरण है, तो ये एक संवैधानिक अथॉरिटी है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर राज्य निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब लेकिन इसको जो है मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं। ठीक है, एक साइड आर्टिकल, दूसरी साइड उससे किससे संबंधित है वो, तो ये हो जाएगा अपना अनुच्छेद 61। ठीक है, चलिए तो आप देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61(1) में दी गई है। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन के द्वारा महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जा सकती है। हालांकि इसके लिए कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। और सबसे बड़ी बात
कि जिस भी सदन से जो है ये प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उसमें होने चाहिए। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा यदि मतलब पारित करके प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा, और हाँ थोड़ा सा गलत हो गया क्या, हाँ गलत तो हो ही गया, तो ध्यान से देख लीजिए, गलती मत करिए कि जो 14 दिन पहले पूर्व सूचना दी जाती है ना, उसके लिए जिस सदन से इसको स्टार्ट करना है उस सदन के 1/4 जो मेंबर हैं उनके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखें संसद के जिस भी सदन से महाभियोग स्टार्ट किया जाएगा या महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन के जो मेंबर्स हैं उनके 2/3 जो मेंबर्स हैं वो प्रस्ताव को पारित करें, उसके बाद दूसरे सदन में भेजें, ठीक है। जब दूसरे सदन में जाए तो फिर क्या होगा, वहाँ वो सदन राष्ट्रपति पे लगाए गए जो आरोप है उनकी जांच करेगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब ये मतलब कि जांच ठीक लगेगी तो फिर ये पारित हो जाएगा, और अगर पता चला कि जांच में गलत आया तो फिर जाहिर सी बात है निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो होगा, अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, अगर पारित नहीं होता है तो फिर क्या होगा, फिर समाप्ति हो जाएगा। अब देखें कि आज तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति अपने यहाँ नहीं हुआ है जिसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया गया हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी खूब बनता है। कह रहे हैं कि लोकसभा के निर्वाचित मेंबर्स, तो ये बात तो एकदम ठीक है, ये तो सम्मिलित होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, लेकिन राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कि जो मतलब कि राज्यों का अपर जो सेशन होता है, अपर जो सदन होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है, यानी कि जो विधान परिषद है वो इसमें शामिल नहीं होती है, विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और अभी तो दिल्ली भी शामिल होने लगा है, दिल्ली और कौन है, पुदुचेरी, ठीक है। चलिए, तो संविधान का जो अनुच्छेद 54 है ना, इसमें आप देखें कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेंबर शामिल हैं तो देख लीजिए, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के ही निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, और ये प्रावधान कब जोड़ा गया था, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, तो कौन शामिल नहीं होता है, एक तो जिन्हों मनोनीत किया जाता है वो शामिल नहीं होते, और दूसरा जो राज्य की विधान परिषद है वो शामिल इसमें नहीं होते, नहीं राज्य की विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल भी शामिल नहीं होते। अगले क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई। तो ऑप्शन देखें, 91वां संशोधन, 92वां, 90वां या फिर नन ऑफ द एबव। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 91वां संशोधन, ठीक है। तो 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा केंद्र और राज्यों में जो मंत्रियों की संख्या है ये सीमित कर दी गई। इसके तहत सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या निचले सदन की संख्या के 15% तक ही हो सकेगी। फिर देखिए, पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो वही है ना जो भी हम लोगों ने देखा था कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो एकदम ठीक बात है। रीजन में क्या है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। और फिर वही कूट वही दिया हुआ है, स्पष्टीकरण है, दूसरे में दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं है। फिर तीसरे में आप देखिए ए सही है, दूसरा गलत है, चौथे में ए गलत है परंतु दूसरा सही है। उत्तर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों, तो यहाँ देखिए, तो आप देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 झा है ना, इसके अनुसार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वही होते हैं जिनके संविधान में कहीं चर्चा हो, तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 243 झा में इसकी चर्चा है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। फिर देखिए, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है, अतः कथन सही है तथा कारण गलत है। चलिए आगे देखिए, इकोनॉमी से क्वेश्चन बन रहा है कि विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था से बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है,
और मतलब रीज़न में क्या है कि वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। फिर वही कूट दिया हुआ है, इसको आप देखिए। उत्तर डायरेक्ट जानिए कि उत्तर हो जाएगा सी। तो जितने कथन कारण क्वेश्चन दिए हैं सबका उत्तर सी ही इन्होंने दिया है। तो देखिए, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है जिससे समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सरकार सूक्ष्म आर्थिक विषयों के साथ साथ बृहद आर्थिक विषयों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इस वजह से कथन क्या है, सत्य है, कारण क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए। कृषि उद्योग और व्यापार से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी जो संस्तुति है वो करता है। ऑप्शंस क्या हैं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, या फिर कृषि लागत और कीमत आयोग, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति जो है वो करता है। उल्लेखनीय है कि 1965 में कृषि मूल्य आयोग, जिसे CACP कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। कई बार पूछा जा चुका है CACP की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर ML दांतवाला थे, या दांतेवाला भी इन्हीं को कहते हैं। 1985 में इसका नामकरण क्या कर दिया गया, तो CACP कर दिया गया, यानी कृषि लागत और कीमत आयोग कर दिया गया। ठीक है, कुल 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। ठीक है, लेकिन गन्ने के लिए FRP जारी किया जाता है। मूल्य के संबंध में अपनी संस्तुतियां देते समय आयोग ने कुछ बातें जो है बताई थी, क्या कि आगत को लागत में परिवर्तन, ठीक है, अंतर फसल मूल्य क्षमता, मांग पूर्ति अंतराल, मूल्य स्थिति, वैश्विक उपलब्धता, कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार। अब देखिए, मुद्रा बैंकिंग कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन जो स्थापना, मतलब उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित किया गया था। तो उस टाइम की ये बात थी, तो हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम के लिए। ठीक है, तो आप देखिए 21 अगस्त 2010 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम के लिए एक हेल्पलाइन स्टार्ट किया था जिसका नाम था उद्यमी। ठीक है, तो जिस टाइम की ये सूचना है उस टाइम के बारे में यहाँ देखिए कि कह रहे हैं कि कितनी कंपनीज हैं जो BSE ग्रीनएक्स में शामिल हैं। ऑप्शन देखिए 25, 50, 40, 100, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ग्रीनएक्स में टोटल 25 कंपनियां सम्मिलित हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 22 फरवरी 2012 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी और ये पहल देश में हरित निवेश को बढ़ावा देने में सहायक है। चलिए आगे देखें। कह रहे हैं कि नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कह रहे हैं कि ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण की ऊंची दर, और फिर आता है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए। तो औद्योगिकरण की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या और ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, ये नगरीकरण के मुख्य कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर न होने के कारण ही लोगों का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। अब ये जो शहर की चकाचौंध भरी दुनिया इतनी सुहावनी लगती है, क्यों लगती है, इसी वजह से लगती है। गाँव में है क्या, अब आप सोचो, गाँव में जैसा हम लोग जिस गाँव में रह रहे हैं, अगर हम लोगों के पास ना कोई जॉब का ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग अगर चाहें भी कि कोई जॉब कर लें, प्राइवेट जॉब कर लें, तो यहाँ आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। आपको केवल एक ही जॉब यहाँ मिलने वाली है, और वो है कि धान और गेहूं का जब सीज़न आ जाए तो धान में आप धान खेत में उसकी रोपाई करने जाओ, फिर उसका सीज़न कट गया तो फिर चलो धान की कटाई कर लो, उसकी पिटाई कर लो, उससे जो 2-4-10 दिन की इनकम है वो मिल जाएगा। और वही सीज़न गेहूं में भी आ जाता है। और सबसे बड़ी समस्या कि इतनी गरीबी है कि गांव में धान और गेहूं के अलावा कोई फसल और उत्पादन ही नहीं किया जाता। और हो भी कहाँ, योगी बाबा के सांड, इतना सांड छूटे हुए हैं कि आप धान गेहूं भी ढंग से नहीं उपजा सकते। और इस साल तो लगता है कि वो भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, एकदम समझ लो एकदम बूढ़ा टाइप का आ जाएगा। खैर चलिए आगे देखिए।
तो अगले क्वेश्चन में क्या है, हम लोग सोचते हैं कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं ना उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, यद्यपि वो लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने शहर की दुनिया देखी नहीं है तो उतना नहीं बता सकते कि हाँ क्या स्ट्रगल होगा। लेकिन जिस तरह की गरीबी वाली मतलब जो गरीबी वाली सिचुएशन है उसको जिस तरह से गाँव में देखने को मिलता है ना, वो शायद शहरों में नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई तो काम कर ही लोगे, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। पर यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो तो फिर समझ लो कि आपको चूल्हा चौका के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और जो लड़के हैं उनको खेती करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, या तो फिर वो अपना जो होम टाउन है उसको छोड़ के शहरों में जाएं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो भारत के विदेश व्यापार और आर्थिक संगठन शेयर बाजार से है। क्या कह रहे हैं कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? ऑफ कोर्स हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल जी। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन क्या बन रहा है, कह रहे हैं कि पायरहिलियोमीटर, इसका प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? और आरओ ने भी क्वेश्चन पूछ रखा है। ऑप्शंस क्या है, सनस्पॉट को, सौर रेडिएशन को, हवा टेम्परेचर को, या फिर पौधों के टेम्परेचर को? क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोलर रेडिएशन को। ठीक है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये है जर्मेनियम। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त यानी कोटर बन जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं, इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स व ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहे हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा? अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ था ना 2024 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हुई थी। तो देखिए 36.89 होता है। ठीक है, 36.89 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो जाहिर सी बात है शून्य मिलेगी। ठीक है, कहाँ है शून्य, बड़ा वाला ये ए में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहे हैं कि आकाश का नीला रंग इस कारण से होता है। तो बताइए किस कारण से होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब प्रकाश का परिक्षेपण, या प्रकाश का व्यतिकरण, या फिर सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है सॉरी। तो चूंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैगनी तथा नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, अतः इनका प्रकीर्णन अधिक होगा, और यही कारण है कि आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। कह रहे हैं कि बॉक्साइट अयस्क है, तो बताइए किसका? ऑप्शन क्या है, लोहा बिल्कुल भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम, सोना, तांबा भी नहीं होगा। देखिए एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो बॉक्साइट जिसका जो सूत्र है देखिए Al2O3.2s2O, ये एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्यूमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, और ये मुख्यतः गिब्साइट, बोहनाइट और डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा जो प्रयुक्त दर्पण है वो कौन सा है? तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हाल ही में आरओ ने पूछ रखा था। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, उत्तल, अवतल, समतल? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कनकेव लेंस। ठीक है, तो अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग जो दंत चिकित्सक हैं इनके द्वारा किया जाता है। और अन्य जगह कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में, गाड़ियों की हेडलाइट और सर्च लाइट में भी इसका जो उपयोग है वो किया जाता है, सोलर कुकर में भी किया जाता है, और यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अभी आरओ 27 जुलाई को। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, मतलब उसको कौन सी चीज़ दिखाई देती है, नज़दीक वाली या दूर वाली, मतलब दूर वाली, ये बताना है। तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, अर्थात उसको पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर वाले में दिक्कत होती है। तो चलिए देखिए, तो ये देखिए कहाँ पे है, पहला वाले में ही है कि नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से मतलब कि वो देख सकता है, जबकि दूर की जो वस्तुएं हैं वो उसको नहीं दिखती हैं। तो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है वो नज़दीक स्थित जो वस्तु है उसको देख सकता है। ठीक है,
तो निकट दृष्टि दोष यानी कि शॉर्ट साइट ऑफ, मतलब इसी को क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। और इसमें जो है मतलब अगर जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम है उसे अवतल लेंस, मतलब अवतल लेंस वाला चश्मा दे करके इस समस्या से उसको निजात दिलाया जा सकता है। और इस दोष में नेत्र के जो गोलक हैं उनके कुछ बड़े हो जाने या कॉर्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने के कारण जो फोकस बिंदु है ना, वो रेटिना के बीच की जो दूरी है वो बढ़ा जाती है। यानी कि जो फोकस बिंदु है और रेटिना जो है उन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। यही कारण है कि पास की वस्तुएं तो उसको साफ साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं बेचारे को नहीं दिखती हैं या धुंधली दिखती हैं। केमिस्ट्री से क्या करें सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, फिर से रिपीट होगा, ऐसा नहीं है कि अब नहीं पूछा जाएगा। आप देखिए आरओ के पेपर को देखिए, समझ आ गया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या मतलब कि डाई ऑक्सीजन, तो ये तो नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकोटीन भी नहीं है। अब देखिए सी वाला हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ठीक है। तो तब मतलब सिगरेट में जो धुआं होता है, सिगरेट जब फूंकते हैं लोग तो जो धुआं निकलता है उसमें आपको एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और दूसरा बेंजीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो भैया इसके लिए वेस्ट बंगाल फेमस है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा आपको वेस्ट बंगाल के 7 जिलों में मिलेगा। और यहाँ पे जल में आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक पाई जाती है। और आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है ये ज़रूर याद रखिएगा, ये हो जाएगा ब्लैक फुट नामक रोग। और इस बार जो है आरओ ने चिलियोसिस जो रोग है शायद उसको पूछा था, ऐसे कुछ पूछा था। कह रहे हैं कि कांसा किसका मिश्रित धातु है? ऑप्शन देखें, तांबा टिन का, तांबा चांदी का, तांबा जस्ता का, तांबा सीसा का। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तांबा और टिन का, यानी कि ऑप्शन ए। तो आप देखिए इसमें 88% तांबा होता है, 12% आपको टिन मिलेगा। निम्नलिखित में से किस देश में या किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? ये है हमारा 87%, मतलब कि 87 नंबर का क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है ये पुराना क्वेश्चन है, तो उत्तर देख लीजिए, हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। तो आप देखिए ब्राज़ील में 1976 से ही गैसोलीन के में जो है इथेनॉल का मिश्रण करना कानूनन अनिवार्य है। ये मिश्रण 80% गैसोलीन और 20% इथेनॉल के अनुपात में एक्सेप्टेड है, ठीक है। भारत में 2025 तक गैसोलीन यानी पेट्रोल में इथेनॉल 20% का मिश्रण लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और वैसे भी भारत देश में तो लक्ष्य हमेशा बढ़ते ही रहता है। बॉटनी से क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा तना है? तो बताइए, अदरक, शलजम, गाजर या शकरकंद? ऑफ कोर्स मतलब अदरक हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आलू जो है वो तना है या फिर जड़, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखिए, प्रकंद मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। इसमें कक्षस या अग्रस्य कलिकाएं भी पाई जाती हैं। ये तना शाखायुक्त तथा शाखा रहित भी हो सकता है। इस प्रकार का भूमिगत तना हल्दी, अदरक, केला, फर्ण आदि पौधों में पाया जाता है। प्रकंद भूमिगत तने का ही एक रूप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से पाया जाता है? तो भैया उसकी छाल से मिलता है, यानी कि बार्क। तो यहाँ देखिए कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलाइन एल्कलॉइड पदार्थ होता है जिसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक और सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। ये दक्षिण अमेरिकी पेड़ सिनकोना की छाल से मिलता है और इसका प्रयोग कुनैन नामक जो मलेरिया रोधी दवा है उसके निर्माण में किया जाता है। कुनैन में 2 प्रधान फ्यूज्ड रिंग होते हैं, कौन से? तो एक एरोमेटिक क्विनोलीन और दूसरा द्विचक्रीय न्यूक्लिडाइन, ठीक है। तो साइंस के जो टर्म्स है वो कठिन होते हैं, तो आप लोग ये मत कहिएगा पढ़ना नहीं आ रहा है, तो आप ही कौन सा एक बार में पढ़ लेंगे अगर साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है तो। चलें क्वेश्चन नंबर 90 देखें, क्लब सार यानी कि लौंग क्या है? तो ये यहाँ लौंग पूछा गया था 2022 या 23 वाले में, हींग का पूछ लिया गया था। चलिए, कहना है कि तने की गांठ या फिर जड़ की गांठें, पत्तियां या फिर सूखे फूल? तो जाहिर सी बात है ये सूखे फूल हैं, ठीक है, ड्राइड फ्लावर्स हैं। और वैसे तो जो मतलब कि लौंग है ये अपने आप में ड्राइड फ्लावर्स हैं, लेकिन सपोज दैट आप घर में लौंग खाना स्टार्ट करें ना, तो जो मम्मी होती हैं, स्पेशली मैंने अपने घर में देखा है, जो उसका सामने वाला पोर्शन होता है गोला गोला सा, उसको कहते हैं ये इसमें का फूल है, इसको निकाल के खाओ, इसको मतलब कि साथ में नहीं खाया जाता। भूत प्रेत से कुछ मानते हैं, पता नहीं क्या मैटर है, पर मैं तो खा लेती हूँ। तो आप देखिए जो लौंग है ये
मिर्टेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। तो समझ रहे हैं, इतना बड़ा सा। लौंग को इसके सुरुचिकर स्वाद, गर्म प्रकृति के कारण भोजन में मसाले के रूप में इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो इसका बताइए, सुरुचिकर स्वाद होता है, तीखा तीखा सा लगता है लेकिन अच्छा तो लगता है। आगे देखिए, सूखी पुष्प कलिकाओं के वाष्प आसवन से प्राप्त वाष्पशील तेल के मुख्य अवयव यूजिनॉल्स 79 से 90% यूजिनॉल एसिटेट तथा कैरियोकिलीन है। ये तेल जीव वैज्ञानिक अध्ययनों में निर्मलक यानी कि क्लियरिंग एजेंट व स्थापना माध्यम यानी कि मॉन्टिंग मीडियम के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में तमिलनाडु व केरल इसके शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। वैश्विक स्तर पर इंडोनेशिया सर्वाधिक लौंग उत्पादन करता है। हालांकि ये सब जब नई रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि कौन सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो चलिए देखिए, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन या फिर थायरॉक्सिन। साफ साफ दिख रहा है साइटोकाइनिन, ठीक है। तो जो साइटोकाइनिन है ये क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है। काइनिटिन, जो काइनिटीन है ये एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादप जड़ों में अग्र सिरों पर होता है, ठीक है। यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिए, जहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है, यह कोशिका विभाजन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है, ठीक है। फिर देखिए, ये जाइलम और फ्लोएम दोनों ही खूब पूछा जाता है। तो पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो जाइलम, मैंने तो ऐसे याद करके रखा है, जाइलम जल, फ्लोएम फल, तो इससे मुझे याद रहता है, ठीक है। तो जाइलम जो है ये जलवहन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ये जल तथा खनिज, लवण तथा भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम या दारू, दूसरा है फ्लोएम या बास्ट, ठीक है। जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तना व पत्तियों में पाया जाता है, इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। फिर आप देखें, फ्लोएम भी जाइलम की ही भांति पौधों के जड़, तना व पत्तियों में पाया जाता है और ये पत्तियों के द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। चलिए आगे देखिए, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि मानव चिकित्सा विज्ञान और जंतु विज्ञान से हम क्वेश्चन पूछेंगे। और क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा है कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। ऑप्शंस क्या है, फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल या फिर हम्पबैक व्हेल। क्या हो जाएगा, स्पर्म व्हेल, ठीक है। तो ये देखिए, इसकी औसतन लंबाई 16 मीटर यानी 52 फीट होती है और ये संकटग्रस्त प्रजाति है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 कि जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो इसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है, कहाँ पे, तो ये देखिए दोनों हाथों और दोनों पैरों में, ठीक है। तो टेट्राप्लेजिया नामक पक्षाघात का शिकार होने पर मानव के दोनों हाथ व पैर में संवेदन व कार्य करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। फिर आगे देखिए 95 कह रहे हैं शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो ये भैया एनीमिया हो जाएगा यानी कि रक्तहीनता, ठीक है। तो मानव शरीर में लोहे की कमी से रक्तहीनता यानी एनीमिया की बीमारी हो जाती है। शरीर में लोहे का प्रतिदिन जो आवश्यकता है वो देखें 12 मिलीग्राम होता है। इसका सोर्स क्या है, तो लोहा नहीं खा लेना है, पता चला दिन भर लोहा चाट रहे हैं। इसका सोर्स देखिए मांस, अंडे, फलियां, अनाज तथा हरी सब्जियां। और ये हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम प्रोटीन का महत्वपूर्ण सोर्स है या महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन 96, तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुके हैं, आपने देखा होगा 2024 वाले में भी पूछा गया था कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, ऑप्शन बी। तो वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण यानी कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिससे मूत्र के रास्ते में भैया रुकावट आ जाती है, इसे गुर्दे की पथरी कहा जाता है। सुना है बहुत दर्द होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ये तो इसको भला कौन नहीं जानता होगा, जिसने कोरोना को देख लिया है उसको पता चल गया है कि भैया ये पैंडेमिक है। कोरोना के टाइम पे ही ये बहुत तेजी से शब्द चर्चा में रहा, पैंडेमिक। तो जब किसी रोग का प्रकोप जो है वो कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी या
जानपदिक रोग यानी एपिडेमिक कहते हैं। महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है, किंतु यदि यह दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों तक फैल जाए तो इसको क्या कहते हैं, सार्वदेशिक यानी पैंडेमिक रोग कह दिया जाता है। ठीक है, तो एक देश के भीतर है तो भैया वो एंडेमिक मतलब एपिडेमिक है, और चारों तरफ फैल गया मतलब जो चाइना है, चाइना से ही कहा जाता है कि चाइना के ही द्वारा भैया उनके लैब वेब से ये जो कोरोना है निकला था। तो आप देखिए उनका बस चलता तो वो जो हमारे 7 महाद्वीप हैं 7 में भेज देते। अब एक जगह तो निर्जन ही है तो इस वजह से वहाँ नहीं जा पाया, बाकी तो हर जो मतलब कि द्वीप महाद्वीप है हर जगह उन्होंने उसको भेज ही दिया था। खैर चलिए आगे देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन, क्या निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो बताइए कौन सा रोग है जो जल जनित है? स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, हैजा या फिर ट्यूबरक्लोसिस? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कोलेरा हो जाएगा। ठीक है, चुलेरा, हैजा। ठीक है, तो देखिए हैजा जो है ये किसकी वजह से फैलता है ये पहले देख लीजिए। तो ये विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, और मक्खियों के द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, रक्त का संचार धीमा हो जाता है, उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि 99 में बताओ कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 या mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो Hg का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो भैया मरकरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला जो दाब है वो रुधिर दाब कहलाता है। ठीक, इस दाब को संकुचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, जो निलय के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ये संकुचन दाब उतना होता है जितना कि 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। इसके ठीक विपरीत अनुशीतलन दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो कि निलय के अनुशीतलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब रुधिर अलिंद से निलय में प्रवेश कर रहा होता है तो ये दाब सामान्यतः 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य के संकुचन और अनुशीतलन दाब अर्थात रुधिर दाब कितना होता है? तो 120 पर 80 मतलब mmHg। ठीक है, और मरकरी जो है उसका रासायनिक संकेत होता है Hg। ठीक है, बारिश में बहुत मच्छर आ जाते हैं, बहुत मच्छर काट लिए मेरे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर का जो टेम्परेचर है वो बताना है आपको। कह रहे हैं जाड़ों में घट जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना जाड़ों में घटता है ना गर्मियों में बढ़ता है, ना जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग भैया स्थिर टेम्परेचर वाले हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो मानव शरीर का तापमान है वो ना तो जाड़ों में घटता है ना तो ठंडियों ना तो गर्मियों में बढ़ जाता है। ठीक है, मानव जो है ये समतापी प्राणी है और इसका जो नियत ताप है वो देखे रहिए 36.89 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, और इससे ऊपर नीचे हुआ कि तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचे हम लोग। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ फिर हमारा आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? कह रहे हैं प्लास्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लाज्मिड। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप देखें तो प्लास्मिड का प्रयोग किया जाता है। प्लास्मिड बैक्टीरिया के केंद्रक के बाहर पाए जाने वाला गोलाकार डीएनए अणु होता है, इसका प्रयोग वाहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक वाइक करके थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करिए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। डेली हम लोग मतलब लगभग 50 क्वेश्चंस अगर डिस्कस करते रहेंगे तब भी आप देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप सारा प्रिपरेशन करके कुल मिला करके शाम को 6 बजे तक ये एक वीडियो देख लिया करिए, तो आपको ये भी पता रहेगा ना किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।